अब वो प्रिंसिपल परमाणु के उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं इसके बारे में बताता है। आप वो एक जर्मन का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है बनाना या निर्माण करना। तो आप वो कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, वो कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, आप वो एक शब्द है जर्मन का जिसका अर्थ बनाना या निर्माण करना होता है। आप वो सिद्धांत में मुख्य रूप से ये 4 नियम आते हैं और N+L इसका मुख्य नियम है। आपको सीधा ही कह दिया जाए आप वो रूल क्या है तो आप कह सकते हो कि N+L वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 4 नियम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है N+L रूल, दूसरा है पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीसरा है हुंड रूल और चौथा है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं ड्यू टू सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन होने के कारण अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। इसके बारे में जानने के लिए अपने थोड़ा सा एटम के बारे में देखें कि एटम क्या होता है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होती है जिसमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन रहते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में निश्चित सेल में गति करते रहते हैं, यानी कि चारों तरफ गति करते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। कक्षाओं की संख्या इस प्रकार से होती है कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इस प्रकार से अनंत कक्षाएं हो सकती है। अपने मुख्य रूप से 7 कक्षाओं तक सभी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन कक्षाओं की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो कितनी हो सकती है? अनंत कक्षाएं हो सकती है। अब इनके नाम भी दिए गए हैं। पहली कक्षा को KLMNOP यानी n बराबर 1। कक्षाओं की संख्या को मुख्य क्वांटम संख्या n के द्वारा बताया जाता है, वो आप जानते हो, क्वांटम संख्याओं में आपने पढ़ा है। तो पहली कक्षा n बराबर 1, दूसरी कक्षा तो n बराबर 2, तीसरी कक्षा तो n बराबर 3। इसमें भी एक बात ध्यान देने योग्य है कि पहली कक्षा है तो इसमें एक ही उपकोष होता है 1s। 1 बताता है कि ये पहली कक्षा का है s। दूसरी कक्षा है तो 2 उपकोष होंगे। ये 2 तो बताता है कि दूसरी कक्षा के हैं और है कौन कौन से? s और p। तो पहली कक्षा में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5। तो nवीं कक्षा में कितने उपकोष होंगे? n उपकोष होंगे। जैसे कोई कहते 5वीं कक्षा में कितने उपकोष होंगे तो 5 उपकोष होंगे, यानी कि 5 सेल में सब सेल होंगे 5 ही। 5वीं कक्षा में 5 उपकोष होंगे। अब उपकोष आगे कक्षकों में बटा होता है, इस बात को समझो। s उपकोष में एक ही कक्षक होता है। s उपकोष भी एक है। s उपकोष को चाहे s कक्षक कह दो। ये 3 का ये पूरा उपकोष तो ये है p और ये कक्षक है। 1 कक्षक, 2 कक्षक और 3 कक्षक, यानी कि p उपकोष में 3 कक्षक है, यानी कि p सब सेल में 3 ऑर्बिटल है। इसी प्रकार d ये तो पूरा तो उपकोष है और ये 5 क्या है? कक्षक है। अब इन कक्षकों को नाम भी दिए गए हैं, जैसे p के 3 है तो px, py और pz। इसी प्रकार d के 5 हैं तो dxy, dyz, dzx और dx² y² व dz²। तो इनको इस प्रकार से ये D5 है। इसी प्रकार F होते हैं वो 7 कक्षक होते हैं। F उपकोष में 7 कक्षक और G उपकोष में 9 और H में कितने? 11। यानी कि आप ये मानो कि विषम संख्या में आगे बढ़ते जाते हैं। 1 के बाद में कितने हुए? 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में क्या होंगे? 11। यानी कि ओड नंबर में ये बढ़ते जाएंगे। और एक जो कक्षक होता है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक में अधिकतम 2, तो S में कितने आ सकते हैं? एक कक्षक था, एक में 2 आ सकते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार P में 3 कक्षक है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार D में 5 हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं?
10, क्योंकि एक में 2 आ सकते हैं। और बढ़ने का क्रम भी ये है, जैसा मैं लिख रहा हूं कि ऐसे 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो इसमें 14 आते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं इसके बारे में आपको प्रिंसिपल बताता है, और आपको प्रिंसिपल में ये रूल शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं N+L के नियम की। N+L के रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन है वो पहले वहां भरे जाते हैं जिसके लिए N+L की मान कम हो, यानी कि लोअर वैल्यू हो N+L की, उसमें उसकी एनर्जी लोअर एनर्जी होगी। और कोई भी सिस्टम हो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉन हो, वहाँ उस स्थिति में रहना चाहेगा जहाँ पर एनर्जी क्या हो, कम होगी। यानी कि N+L के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उन उपकोषों में भरे जाते हैं जिनके लिए N+L का मान कम हो। 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए यदि N+L का मान समान हो जाए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन वहां प्रवेश करना चाहेगा जिनके लिए N का मान कम हो। N+L समान हो जाए तो N का मान कम हो, वहां इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करेगा। ये आपको बताएगा। देखो सेम N+L हो जाए तो सेम N+L वैल्यू हो जाए तो लोअर N होगा, उसकी लोअर एनर्जी होगी और वहां पर इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करेगा। अब इसके लिए अपने देखें कि पहली कक्षा में एक ही कक्षक होता है और वो उसको अपने 1s कह दिया। दूसरी में 2 तो 2s 2p, तीसरी में कितने 3 तो 3s 3p 3d, चौथी में 4 तो 4s 4p 4d, पांचवी में 5 5s 5p 5d 5f और 5g। इसी प्रकार छठी में 6, तो और भी आगे जाएंगे। इसी प्रकार सातवीं सेल होगी तो उसमें सब सेल कितनी होगी 7 सेल है तो 7 सब सेल होगी। तो इस प्रकार से सब सेल की संख्या के इक्वल होती है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है। इलेक्ट्रॉन पहले जाने के लिए आप इनको तिरछा काट दो। इस प्रकार से लिखने के पश्चात कि 1s, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इसके बाद में किस में जाएगा 2s में, तो 1s 2s के बाद में फिर 2p 3s में, फिर इसके बाद में 3p 4s, उसके बाद में 3d 4p 5s, उसके बाद में 4d 5p 6s। इस प्रकार से ये जाएगा और ये बनाया गया N+L के नियम के अनुसार। अब N+L के नियम के अनुसार कैसे बना है, देखो कि N+L का मान कम है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का जो क्रम सामान्यतः आप जो याद करते हो वो N+L के नियम के अनुसार ही होता है। कैसे, जैसे देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अपने इस प्रकार से काटा तिरछा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 1s में, उसके बाद में 1s के बाद में फिर इसको काटा तो किस में 2s में, इसके बाद में फिर 2p में, 2p के बाद 3s, उसके बाद में 3p 4s, उसके बाद में 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, उसके बाद के अंदर 4d 5p 6s कि 4d 5p 6s। इस प्रकार से चलता जाएगा। तो यही क्रम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा 1s में, उसके बाद में 2s में। इस ये अपने लिखा, ये N+L के नियम के अनुसार ही लिखा जाता है। अभी मैं बताता हूँ कैसे लिखा जाता है, या फिर आप दूसरा थोड़ी सी ट्रिक के रूप में याद करते हो कि स्कूल स्कूल, देखो SS स्कूल स्कूल, फिर PS पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर कि दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके बाद में फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस प्रकार से लिख दिया। आपको पता है कि S पहले से शुरू हो जाता है तो 1s 2s, फिर इसके आगे 3s 4s, इसके बाद में 5s 6s 7s और 8s, और P 2 से शुरू होता है तो 2p 3p 4p 5p 6p और 7p, और D 4 से शुरू होता है तो इसको 4d कह देंगे और इसको 5d कह देंगे। अब यही क्रम है, सबसे पहले 1s 2s, देखो
1s2s। उसके बाद में 2p 3s 3p 4s, 2p 3s 3p 4s। उसके बाद में 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, 4d 5p और 6s। तो देखो 4d 5p 6s, तो उसके बाद में भी यही आएगा 4f 5d 6p 7s। तो ये उसके बाद में भी यही आएगा। तो इस प्रकार से याद रख सकते हो, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल के अनुसार भी आप याद रख सकते हो। अब ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये n+l के नियम के अनुसार आया है। वो कैसे आया है देखो, समझो। एसपीडीएफ इनके जो आगे लिखा हुआ होता है ये कक्षा को बताता है, यानी कि सेल को बताता है। अपने इस प्रकार से लिखा है, इनको क्रमवाइज लिखा है कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s, कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s, इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो इस 1s है, इसका मतलब ये इसके लिए n का मान क्या है 1, 2s है तो इसके लिए n का मान 2, 2p है तो n का मान 2, 3 है तो n का मान 3। इस प्रकार से जो आगे वाली डिजिट है वो मुख्य क्वांटम संख्या n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को बताती है। इसके बाद में l है दिगंशीय क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ये क्या बताता है, ये बताता है उपकोष को, यानी सब सेल को बताता है। और s p d f g h ये सभी सब सेल हैं। इसके लिए निश्चित मान दिए गए हैं। s सब सेल के लिए दिया गया है l का मान 0, p सब सेल के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4, h के लिए 5। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये मान चलते जाएंगे। अब देखो s है तो 0, जहां जहां s है वहां वहां आपने पता लग गया l का मान क्या है 0 है। और जहां p है उसके लिए l का मान 1 है, d है तो l का मान 2 है, और f है तो l का मान 3 है। तो अपने जैसे देखो 3d के लिए लिखा तो 3, तो क्या हो गया n का मान, और d के लिए l का मान क्या है 2, तो 3 2 5 हो जाएगा n+l का मान। तो ये जो डाटा आ गया वो n+l का आ गया। अब इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरे जाएंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी। अब एनर्जी कब बढ़ती है, n+l का मान बढ़ने पर एनर्जी बढ़ती है, यानी कि ऊर्जा है वो n+l के समानुपाती होती है, n+l के योग के समानुपाती होती है। यानी कि n+l लो तो n+l का जोड़ कम है तो एनर्जी क्या है कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन वहीं भरे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन वहां भरे जाएंगे जिसके लिए n+l का मान कम हो। तो अब देखो n+l का मान 1 है तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में। तो 1s में क्यों जाएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या है कम है। इसके बाद में फिर n+l का मान 2 हुआ 2s के लिए। इसके बाद में 1s बढ़ने के बाद में 2s में जाएगा, यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद में फिर 2s में जाएगा। उसके बाद में 2p के लिए n+l का मान 3 आ गया तो इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। अब देखो स्थिति में ये है कि 2p और 3s के लिए दोनों के लिए n+l का मान बराबर है। यदि n+l का मान बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन वहां जाता है जिसके लिए n का मान कम हो। यहाँ पर n का मान 2 है, यहाँ पर n का मान 3 है, तो 2p के लिए n का मान कम कहाँ है, 2p के लिए n का मान कम है, 3s के लिए n का मान ज्यादा है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन 2p और 3s की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा और उसके बाद में 3s में जाएगा, क्योंकि 3s की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से जैसे मान लो n+l का मान 5 आ रहा है, इन तीनों के लिए 5 आ रहा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जिसके लिए तीनों के लिए n+l तो 5 है, लेकिन n यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जिसके लिए n का मान कम होगा। तो 3d में पहले, उसके बाद में 4p में, उसके बाद में 5s। तो देखो 3d 4p 5s, तो यानी कि इस प्रकार से एनर्जी है वो आगे से आगे बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाता है जिसके लिए एनर्जी क्या हो, वो कम हो। एग्जाम्पल के लिए अपने देखें कि निकल देखें, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में, उसके बाद में कहाँ जाएगा फिर 2s में, 1s 2s, उसके बाद में 2p 1s 2s, उसके बाद में 2p 3s 3p 4s 3d
और उसके बाद में 4p। तो लेकिन निकल 28 है तो 1s में 2, 2s 2p में, सॉरी यहाँ पर 2s आएगा, 1s में 2, 2s में 2, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। उसके बाद में 3d का नंबर आएगा। 3d का नंबर क्यों आएगा? क्योंकि देखो 4s और 3d, 4s 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। ये देखो 4s के लिए n+l का मान भी 4 है और 3d के लिए n+l का मान क्या है? 5 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा क्योंकि n+l का मान क्या है इसके लिए? 4 है। इसके बाद में 5 आएगा तो ये इसमें 8 आ जाएगा क्योंकि अपने को टोटल 28 करने हैं तो 2 2 6 2 6 2 8 करेंगे का जोड़ करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 28। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है वो n+l के नियमानुसार भरे जाएंगे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम। तो पाउली ने क्या कहा कि एक उपकोष के जो कक्षक हैं, अपने एक कक्षक की बात करें तो ये एक कक्षक है, तो कि उपकोष के कक्षकों में एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक कक्षक में तो इनका चक्रण विपरीत होगा। चक्रण विपरीत का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्रण करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करेगा। जैसे ये मान लो क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो पाउली के अनुसार एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनका चक्रण हमेशा विपरीत होगा। एक क्लॉकवाइज चक्कर करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। या फिर इसको अपने दूसरे शब्दों में कहें कि एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ये जो 4 क्वांटम संख्याएं हैं उनके मान समान नहीं हो सकते। 3 के मान समान हो सकते हैं अधिकतम, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या जो चक्रण क्वांटम संख्या है उसका मान समान नहीं हो सकता क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। पाउली के अनुसार पाउली ये कहना चाहता है कि एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले रह सकते हैं, ऐसे रह सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है अकेला इलेक्ट्रॉन चाहे कैसा ही रहे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। 2 होंगे तो एक क्लॉकवाइज चक्रण करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यदि दोनों का चक्रण समान है तो पाउली के अनुसार ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाउली क्या कहता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो भी उनका स्पिन है वो विपरीत होना चाहिए। एक क्लॉकवाइज होना चाहिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। यानी कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होना चाहिए। पहली क्वांटम संख्या जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये सेल को बताती है कौन सी सेल में। दूसरा है अधिकांशीय क्वांटम संख्या, वो सब सेल को बताती है। तीसरी क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, ये बताती है ऑर्बिटल के बारे में। और चौथी क्वांटम संख्या है वो स्पिन क्वांटम है, वो क्या बताती है? इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताती है। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल देकर बताऊँ आपको कि मान लो कोई ये इलेक्ट्रॉन विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये टोटल हो गई इलेक्ट्रॉन 6 4 10 2 12। किसका है ये? मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखो अपने अंतिम जो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है इनकी बात की कि ये 3s के 1s के 2 हैं तो उनका चक्रण क्या होगा? बिल्कुल विपरीत होगा। और 2s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये मान लो 1s है, ये 2s है, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण विपरीत होगा। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इनका भी चक्रण क्या होगा? एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत होगा। और 3s है इनका चक्रण क्या होगा? विपरीत होगा। यानी कि 3s में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन है जिनका चक्रण विपरीत है। ये 3 तो बताता है n कौन सी कक्षा में है? तीसरी कक्षा में। L S के लिए ऐसा होता है ना, S P D F। S के लिए 0 L का मान, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो L का मान क्या हो जाएगा? S के लिए 0। M का मान होता है -L से 0 से +L तक, और यहाँ पर S का मान ही 0 है तो M का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पर M का मान 0। और
S का मान एक, इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 है तो दूसरे के लिए क्या होगा, -1/2 होगा। यानी कि 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान निकल गए, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या का मान है वो समान नहीं हो सकता। यानी कि 3 का समान हो भी जाए तो स्पिन है वो विपरीत होगी। यानी कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनका चक्रण सदैव विपरीत होगा। हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। तो हुंड का अधिकतम बहुलकता के नियम में क्या कहा गया कि किसी उपकोष यानी सब सेल के कक्षकों में, तो ये इसको तो पूरे को तो कहा जाता है सब सेल, और इस जो खाने हैं एक एक इनको कहा जाता है कक्षक। यानी डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो सब सेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते समय, सब सेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते समय इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में समानांतर चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन न भर दिया जाए। यानी कि कोई भी कक्षक है, मान लो ये कक्षक है, ये उपकोष है, ये उपकोष है, उपकोष के अंदर ये मान लो 5 कक्षक है, डी उपकोष है, डी सब सेल है ये, और ये सब सेल के ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इलेक्ट्रॉन भरते समय ये बात ध्यान रखनी है कि पहले इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और जिनका चक्रण समान होगा, यानी कि स्पिन सेम होनी चाहिए। सेम स्पिन वाले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने के पश्चात पेयरिंग शुरू हो सकती है, उससे पहले पेयरिंग शुरू नहीं होती। इसके बाद दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो 5 कक्षक होती हैं वो समभ्रंश कक्षक कहते हैं, यानी कि डिजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, यानी कि इनकी ऊर्जा बिल्कुल समान होती है। तो हुंड के अनुसार देखो, जैसे ये बिल्कुल 500 बिल्कुल समान है तो इस प्रकार से भर दो, इनका चक्रण भी समान है, और मान लो 3 इलेक्ट्रॉन भरनी है, तो ये हुंड के अनुसार सही है, ये हुंड के अनुसार बिल्कुल सही है। और देखो, और D3 में ये हुंड के हिसाब सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। चाहे इनको इस प्रकार से भर दो तो भी हुंड के अनुसार सही है, क्योंकि इनका चक्रण देखो क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, और ये 500 एक जैसे ही है तो किसी में भर दो, से ये भी सही है। यानी कि ये हुंड के अनुसार तीनों सही है। इनमें देखें तो इनका चक्रण समान होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज है मान लो, तो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी सही है, ये भी सही है, एंटी क्लॉकवाइज है, और ये एक जैसे हैं 500, तो ये भी सही है, तो ये हुंड के अनुसार सही है। अब ये देखो, ये हुंड के अनुसार गलत हो गया, क्योंकि देखो इसका चक्रण ऐसे है, इसका चक्रण ऐसे है, इसका क्या है विपरीत है। जैसे मान लो ये क्लॉकवाइज है तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हुंड के अनुसार क्या है, गलत। और पहले ही एक एक बढ़ने से पहले ही पेयरिंग हो गई तो ये भी क्या है, गलत है, और ये भी गलत है क्योंकि चक्रण समान नहीं रहा। तो ये ध्यान रखना, हुंड के अनुसार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरे जाएंगे, उनका स्पिन सेम होनी चाहिए, उसके बाद के अंदर पेयरिंग शुरू हो सकती है। या सीधा सा ऐसे ध्यान रखो आप कि हुंड ने क्या कहा, हुंड ने कहा झुंड नहीं बनाना, हुंड ने क्या कहा, झुंड, तो सीधा सा है, नाम से स्पष्ट है, हुंड झुंड, हुंड झुंड। हुंड ने कहा कि झुंड नहीं बनाना, हुंड ने क्या कहा, झुंड नहीं बनाना। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक संभव नहीं है जब तक कि भी प्रत्येक ऑर्बिटल में पैरेलल स्पिन वाले एक एक इलेक्ट्रॉन नए भर दिए जाएं। जैसे देखो F5 है तो 5 एक जैसी स्पिन है, सही, एक जैसी स्पिन है, सही, युग्मन शुरू हो गया, एक एक प्रत्येक में एक एक बढ़ने से पहले ही युग्मन शुरू हो गया। देखो पेयरिंग शुरू हो गई जबकि ये खाली पड़ी है, तो ये बात नहीं चलेगी और ये बिल्कुल गलत। और ये देखो 3 का चक्रण अलग है, 3 2 का अलग है, ये भी नहीं है, चक्रण एक जैसा होना चाहिए। हुंड कहता है कि युग्मन पेयरिंग तब शुरू होगी जब एक एक भर दिया जाए सब में और जिनकी स्पिन भी सेम हो, और ये भी गलत है क्योंकि स्पिन 3 की स्पिन अलग है, ये भी गलत है, ये सही। ये देखो सबका चक्रण एक जैसा है,
और ये भी सही, क्योंकि चक्रण एक जैसा है। तो हुंड ने कहा था कि झुंड नहीं बनाना, यानी कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, यानी कि आधे भरे हुए और पूर्ण भरे हुए कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं। अब देखो आधा भरा हुआ हाफ फिल्ड कौन सा होता है, जैसे मान लो एस है, एस में अधिकतम 2 ही आ सकते हैं, तो एक आ गया। तो फुल भरा होगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। पी में देखो, पी उपकोष सब सेल में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड में एक एक आ जाए तो ये हाफ फील्ड है, और 2 आ जाए तो ये क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया। इसी प्रकार डी में यदि 5 आ जाए तो ये हाफ फील्ड है, और 10 आ जाए तो ये फुल फील्ड है। इसी प्रकार एफ में 7 आ जाए तो हाफ फील्ड है, और यदि आ जाए 14 आ जाए तो ये क्या है, फुल फील्ड है। तो अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्थायी होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है, सबसे पहला कारण है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण है कि समान रूप से, यानी कि इसके 2 बराबर भागों में इसको बांटना चाहे तो बंट सकता है, उसको कहा जाता है सिमेट्रिकल। इसके बाद इसके अलावा ये है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी या विनिमय ऊर्जा क्या होती है? विनिमय ऊर्जा को इस प्रकार से मान लो कि जैसे मान लो किसी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है एकल, तो इस प्रकार से ये वाला इधर आ सकता है और ये वाला इधर आ सकता है, यानी कि ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। इसी प्रकार ये वाला इधर भी आ सकता है और ये वाला इधर भी आ सकता है। इसी प्रकार ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो 3 प्रकार के एक्सचेंज संभव है। लेकिन यदि 5 इलेक्ट्रॉन होते तो देखो कितने एक्सचेंज संभव थे। देखो कि ये इस वाले की बात करें, ये वाला यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ भी आ सकता है, यानी कि इनके बीच में आपस में चेंज हो जाए। और ये वाला यहाँ भी आ सकता है, यानी कि ये इन चारों के साथ चेंज हो सकता है। तो 4 चेंज हो गए। अब इसकी बात करें, ये वाला इसके साथ तो चेंज हो गया, इसके साथ चेंज हो सकता है, इसके साथ चेंज हो सकता है, और इसके साथ चेंज हो सकता है। इसके पश्चात बात करें अपने इसकी इधर वाला के दोनों के साथ हो गई, इसके साथ चेंज हो गया और इसके साथ भी हो गया, तो ये ऐसे और ऐसे 2 चेंज हो सकते हैं। और इनकी बात करें तो ये इसके साथ एक ही चेंज हो सकता है। तो टोटल कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 10 एक्सचेंज होगी, 10 विनिमय हो सकता है जब ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो डी उपकोष में। यदि 10 होते, 5 से 10 होता है तो ये पूरा भरा होता, तो कितने थे होते, 20 चेंज होते से विनिमय होते समय ये ध्यान रखा जाता है कि ये स्पिन है वो समान होनी चाहिए, यानी कि क्लॉकवाइज वाला क्लॉकवाइज के साथ ही विनिमय करेगा, इधर वाला ये जैसे इनकी स्पिन समान होनी चाहिए। अब देखो जैसे ये इसके साथ विनिमय कर सकता है लेकिन ये इसके साथ नहीं कर सकता, तो ये क्लॉकवाइज वाला क्लॉकवाइज के साथ ही विनिमय करेगा। तो विनिमय ऊर्जा होती है वो पेयर एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये देखो एक मैंने लिखा है सूत्र कि एक्सचेंज एनर्जी है वो पेयर एनर्जी से ज़्यादा होती है। तो एक्सचेंज एनर्जी पेयर एनर्जी से ज़्यादा होने के कारण जहाँ तक संभव हो इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहना चाहते हैं। ये इसी बात को लेकर हुंड ने ये नियम दिया था। हुंड ये कहता है कि झुंड नहीं बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से रखना है, अनपेयर रखना है। तो अनपेयर रहने का कारण क्या है कि एक्सचेंज एनर्जी है वो पेयर एनर्जी युग्मन होने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा होती है विनिमय ऊर्जा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई एम राजेश कुमार लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक्स।